नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक दुबे चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्र, आज आपकी तीसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने कला पीजीटी के सिलेबस के बारे में चर्चा किया। दूसरी जो क्लास थी आपके सिलेबस से संबंधित, मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत किया। वह टॉपिक का आपका था आधुनिक भारतीय चित्रकला। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का क्या आशय है या भारत में आधुनिक चित्रकला की शुरुआत कब होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात हमने बताया कि जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो भारतीय चित्रकला पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। इन सब चीजों के बारे में हमने आपसे कल विस्तृत पूर्वक हमने चर्चा किया था। आज उससे आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आज हम आपको पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है मित्र, आइए देखा जाए। तो देखिए, कल हमने आपको बताया था कि आधुनिक भारतीय चित्रकला, आधुनिक भारतीय चित्रकला का क्या मतलब है। हमने आपको बताया कि जब भारतीय चित्रकला पर, ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा फिर से होता है, जब भारतीय चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव पड़ा, जब भारतीय चित्रकला पर क्या हुआ भैया, यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव पड़ा, तो उसको क्या कहा गया, तभी से जो है उसको प्रारंभ क्या होता है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रारंभ होता है। ठीक है, आइए आगे ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास। भारत में प्रचलित परंपरागत कला शैलियां जैसे मुगल शैली, राजस्थानी, पहाड़ी शैली। परंपरागत कला शैलियों का तात्पर्य क्या भैया, मुगल शैली, राजस्थानी, पहाड़ी शैली के अवसान तथा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से जुड़ा हुआ है। क्लियर, आप समझ लिए। इसका तात्पर्य यह है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का तात्पर्य क्या है, जो भारत में परंपरागत जो कला शैलियां प्रचलित थी, जो चल रही थी, जैसे आपका मुगल कला हो गया। दूसरा आपका मुगल कला के समकालीन कला शैलियां आपकी राजस्थानी शैली हो गई। जैसे आपका पहाड़ी शैली था, जब इन क्षेत्रों पर, जहां पर मुगलों का अधिकार था, जहां पर राजस्थान के राजाओं का अधिकार था, जहां पर पहाड़ी राज्यों का अधिकार था, जब इन राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जब राज्य चला गया, तो वहां के जो शासक थे वे समाप्त हो गए, वे पदच्युत हो गए। अब उनके यहां काम करने वाले अर्थात जो दरबारी चित्रकार थे, वे क्या हुए भैया, दरबार छोड़ दिए। वे क्या हो गए, वे दरबार क्या हो गए, छोड़ दिए। तो क्या हुआ, अब वे जैसे जैसे भारत में, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब धीरे धीरे जब उन पर अधिकार हो गया तो क्या हुआ, यह मुगल कला, राजस्थानी कला और पहाड़ी कला क्या हो गई, आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जो परंपरागत कला शैलियां थी उनका क्या हुआ, समापन हो गया। आगे देखिएगा दूसरा पैरा। अब यहां पर कह रहा भैया, जैसे जैसे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा, निश्चित रूप से आपको मजा आएगा और बिल्कुल याद हो जाएगा। यहां पर कह रहा जैसे जैसे भारत में, ध्यान दीजिएगा मित्र, जैसे जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया, अर्थात अंग्रेजों का अधिकार जो है भारतीय राज्यों पर बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय शासकों को पदच्युत करके उनके राज्यों का शासन सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन होता गया। अर्थात जैसे जैसे भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया, अर्थात अंग्रेज लोग जो है भारतीय राज्यों को जीतते गए, वैसे वैसे भारतीय शासकों को क्या किया गया, उनके राज्य से हटाकर क्या किया गया, उस राज्य को ब्रिटिश सरकार के अधीन या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है कर लिया गया। अब आगे देखिएगा, अब जो राजा के यहां जो दरबारी कलाकार थे, अब क्या हुआ, जब राज्य खत्म हो गया, राजा खत्म हो गया, राज्य खत्म हो गया, अब वह दरबारी कलाकार क्या करेंगे, आइए आगे देखते हैं। हमने बताया राजाश्रय में पलने वाले चित्रकार, यहां चित्रकार लिखा है तो यहां पर चित्रकार, राजाश्रय में पलने वाले चित्रकार, मतलब ये दरबारी चित्रकार जो है जीविका हेतु भारत के अनेक क्षेत्रों में पलायन करने लगे। ठीक है, अब जो आदमी दरबार में रहता था, राजा के यहां रहकर
चित्रकारिता करता था, अपना जीवन यापन करता था। अब जब राज्य खत्म हो गया, राजा खत्म हो गए, तो वे दरबारी चित्रकार क्या हुए, वहां से पलायन कर गए। अब पलायन करने के बाद वे कहां जाएंगे? पलायन करने के बाद जो है कुछ चित्रकार उस समय कुछ स्थानीय शैलियां प्रचलित थी। उस समय क्या था, कुछ स्थानीय शैलियां प्रचलित थी, कुछ कलाकार उन स्थानीय शैलियों से जुड़ गए। कुछ कलाकार जो है यूरोपीय कला के प्रभाव में आ गए। कुछ कलाकार क्या हुए भी, यूरोपीय कला के प्रभाव में आ गए और यूरोपीय कला के प्रभाव में चित्रकारिता करने लगे। वही कला आपकी क्या कहलाती है, कंपनी शैली कहलाती है। चलिए भैया, अब देखिए उन स्थानीय शैलियों में उस समय कौन कौन सी स्थानीय शैलियां प्रचलित थी। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका हो गया भैया बंगाल में पटुआ कला हो गया, या बंगाल के पटचित्र हो गए। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे काली घाट के पटचित्र हो गए। तीसरा आपके उड़ीसा के पटचित्र हो गए। उसके बाद तंजौर शैली के चित्र हो गए, नाथ द्वार के पटचित्र हो गए, ठीक है, कांच पटचित्र, अर्थात तमाम प्रकार की स्थानीय शैलियां प्रचलित थी और वे राजाश्रय में पलने वाले चित्रकार वे क्या हुए, स्थानीय शैलियों से जुड़ गए। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब भारत में आप बहुत ही अच्छे ढंग सुनेंगे तो भैया बहुत ही मजा आएगा कि भारत में कुछ पश्चिमी चित्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा ब्रिटिश अधिकारियों के साथ आए थे। अर्थात भारत में जो चित्रकार, जो विदेशी चित्रकार भी आए थे, भारत में कुछ पश्चिमी चित्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का तात्पर्य है अंग्रेज अधिकारियों के साथ आए थे। अर्थात भारत में जो है अनेक विदेशी चित्रकार जो है ब्रिटिश अधिकारियों के साथ भारत आए थे। और कुछ अन्य कैसे आए थे, ध्यान दीजिएगा, कुछ अन्य चित्रकार भारत की समृद्धि की ख्याति सुनकर विदेशी व्यापारियों की भांति भारत में अपना भाग्य आजमाने आए थे। अर्थात भारत में कुछ विदेशी चित्रकार अंग्रेज अधिकारियों के साथ आए थे और कुछ चित्रकारों ने सुना था भैया भारत बहुत ही समृद्धि है। हमारे यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने गए, वहां पर लोग क्या थे, वहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, असभ्य थे, इसीलिए क्या हुआ, हमने उन पर अधिकार कर लिया। आज वह हमारे जो है अंतर्गत आता है। चलिए वहीं हम भी चलते हैं, वहीं हम भी जो है धन कमाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वहां पर उन्होंने कहा कि भैया भारत समृद्ध था, लेकिन क्या था भैया, वह क्या थे, वे अनपढ़ थे, गंवार थे। उन लोगों की यह सोच थी कि ब्रिटिश अर्थात यूरोपीय कंपनियां भी भारत में व्यापार करने गई थी, लेकिन भारत के क्या लोग थे, असभ्य थे, बर्बर थे, तमाम प्रकार की चीजों से भारतीयों को जो है वहां से सांकेतिक किया जाता था। ठीक है, भारतीयों को लोग बोलते थे और भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया। आइए चलिए हम लोग भी चलते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। अर्थात इस आधार पर हम देखते हैं दो उद्देश्य से, दो तरीके से जो है विदेशी चित्रकार क्या हुआ, भारत आए थे। एक तो ब्रिटिश अधिकारियों के साथ आए थे और दूसरा क्या था, महत्वपूर्ण था भैया, कि दूसरा आपके भारत की समृद्धि की ख्यात सुनकर विदेशी व्यापारियों की बात भारत में अपना भाग्य जमाने आए थे। चलिए वही व्यापार करते हैं चित्रकार का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 1850 ईस्वी के लगभग, ध्यान दीजिएगा तीसरा महत्वपूर्ण पहलू पर हम आ रहे हैं। 1850 के लगभग यूरोपीय शासकों ने मतलब 1850 की बात होती है तो यूरोपीय शासकों में कौन आएगा, आपका ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी हम कह सकते हैं। तो 1850 ईस्वी के लगभग यूरोप की शासकों ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि भारतीय कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे भारत में यूरोपियों द्वारा अनेक कला प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। अब देखिए पहले क्या था भैया, राजा के यहां दरबारी चित्रकार रहते थे। अब वहां पर क्या होते थे, अनेक चित्रकार होते थे, कोई अच्छा होता था, कोई कम अच्छा होता था, कोई वहां पर चित्रकारिता सीखता था। जो कला प्रेमी होते थे वे क्या होते थे, वे दरबार से जुड़ गए, जो वहां पर अच्छा चित्र बनाता था उनसे क्या हुआ, वहां पर चित्र सीख ले। अर्थात देखा जाए तो जो दरबार था वह एक प्रकार की पाठशाला थी। वहां पर गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर लोग क्या करते थे, वहां पर सीखते थे। लेकिन क्या हुआ, जब दरबार खत्म हो गया तो लोग यह सीखने की यह प्रक्रिया भी क्या हुई, समाप्त हुई।
अब अंग्रेजों ने सोचा कि भैया दरबार समाप्त हो गया, जो भारत के कला प्रेमी हैं वे कहां से शिक्षा प्राप्त करेंगे? अब तो लोग रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने आवश्यकता महसूस किया 1850 ईस्वी के लगभग कि भारतीयों के लिए क्या किया जाए, तो यहां पर जो है प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए। अपने भारत के चित्रकारों के लिए वो प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोलना चाहते थे, यह प्रत्यक्ष रूप है। अप्रत्यक्ष रूप क्या था? इसी के द्वारा क्या किया जाएगा? पाश्चात्य कला का प्रसार किया जाएगा। उनका मूल उद्देश्य था कि भारत में पाश्चात्य कला का जो है क्या किया जाएगा? प्रसार किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कल हम इन चीजों को जो है आपको भली बात समझा चुके थे कि भारत पर जब यूरोपियों का अधिकार हुआ तो भारतीय चित्रकला पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने आपको बताया कि भैया क्या हुआ, जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो जो दरबारी चित्रकार थे वे क्या हुए? वे बाहर निकले। वे आजीविका के लिए क्या हुए? बाहर निकले। कुछ चित्रकारों के बारे में बताया कि वह स्थानीय कलाकृतियों से जुड़ गए, लोक कलाओं से क्या हुए? वे जुड़ गए। कुछ चित्रकार जो विदेश से आए हुए अर्थात जो विदेशी चित्रकार थे क्या हुए? इनसे जुड़ गए अर्थात इनके प्रभाव में आ गए। क्या हुआ? वह जो है विदेशी तकनीक से चित्रण करने लगे और यहीं से शुरुआत क्या होती है? आपकी कंपनी शैली की शुरुआत होती है, जिसका मूल केंद्र क्या था? पटना था, जिसको हम पटना शैली भी कहते हैं। ठीक है। अब उसी के बाद जो अगला प्रभाव पड़ता है, हमने आपको बताया भैया कि वहां पर जो यह दरबार था राजाओं का, यह क्या था? एक प्रकार के से जो है पाठशालाएं थी। वहां पर गुरु शिष्य की परंपरा के आधार पर लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन वह भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने जो है वहां पर क्या हुआ? भारतीय कला प्रेमियों के लिए जो है कला शिक्षण केंद्र खोला, लेकिन उनका मूल उद्देश्य क्या था? भारत में पाश्चात्य कला का जो है प्रसार करना। ठीक है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो उस समय जो है 1850 ईस्वी के लगभग यूरोप की शासकों ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि भारतीय कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे भारत में यूरोपियों द्वारा जो है अनेक कला प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या था उनका? कि भारत में जो है पाश्चात्य कला का क्या किया जाए? प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखिए, आइए देखा जाए तो उसमें आपका अनेक विद्यालय खोले गए, जैसे आपका मद्रास कला विद्यालय 1850 ईस्वी में, कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई भैया? 1854 ईस्वी में। उसके बाद मुंबई कला विद्यालय हो गया आपका 1857 ईस्वी में। जयपुर कला विद्यालय की स्थापना कब हुई मित्र? 1857 ईस्वी में। ठीक है। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कहां हुई? यह लाहौर में 1875 ईस्वी में। लखनऊ कला विद्यालय 1951 ईस्वी। अर्थात जो है हमने देखा कि अनेक कला विद्यालयों की क्या हुई? आपकी स्थापना हुई। आगे देखते हैं। अब स्थानीय चित्रकारों की बात करते हैं। वे चित्रकार जो यूरोपियों के प्रभाव में आ गए, जिनको अपनी स्वयं की कला जो है, अपनी स्वयं की कला, परंपरागत कला में उनको हीनता नजर आने लगी, ऐसे चित्रकारों की हम बात करते हैं। तो यहां पर स्थानीय चित्रकारों ने अपनी समझ के अनुसार, जो उनकी सोच थी, कुछ चित्रकारों की, स्थानीय चित्रकारों ने अपनी समझ के अनुसार पश्चिमी कला के मिश्रण से एक नवीन कला शैली का सूत्रपात किया, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपनी शैली कहा गया। अर्थात तो दरबार से भागे हुए कुछ कलाकार तो हमने बताया वह स्थानीय कला से जुड़ गए। कुछ कलाकार क्या हुआ भैया? विदेशी कलाकारों के प्रभाव में आकर क्या हुआ? वह जो है विदेशी तकनीक से जो है वह चित्रण का कार्य करने लगे। उस शैली को क्या कहा गया भैया? उस शैली पर विषय तो क्या था? भारतीय था, लेकिन उसकी तकनीक क्या था? आपका यूरोपी था। अर्थात वह भारतीय और यूरोपी तकनीक से बना हुआ जो है, भारतीय तथा यूरोपी तकनीक से बना हुआ जो वह शैली थी, उसको क्या कहा गया? कंपनी शैली कहा गया। उसको क्या कहा गया? कंपनी शैली कहा गया, जिसका मूल केंद्र क्या था मित्र? पटना था। इसको पटना शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए, स्थानीय चित्रकारों ने अपनी समझ के अनुसार, जो उनको समझ में आया, जैसा उनका विवेक था, उस आधार पर उन्होंने कार्य किया। अपनी समझ के अनुसार पश्चिमी कला के मिश्रण से, हमने बताया कि भैया विषय क्या था? हमने आपको कल बताया कि चित्रकला की दो विधाएं महत्वपूर्ण है।
एक अगर कोई आप चित्र बनाना चाहते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, विषय होना चाहिए, किस विषय पर जो है आप चित्र बनाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है किस तकनीक या किस माध्यम से आप क्या करेंगे, आप चित्र बनाएंगे, अर्थात जिसको हम क्या कह सकते हैं, तकनीक। अब यहां पर जो यह चित्रकार थे, विषय तो भारतीय था लेकिन तकनीक क्या था, आपका यूरोपीय था। अर्थात स्थानीय चित्रकारों ने क्या किया, अपनी समझ के अनुसार जो है पश्चिमी कलाकारों के प्रभाव में आकर जो है क्या हुआ, भारतीय तथा यूरोपीय तकनीक से क्या हुआ, उन्होंने चित्र बनाया, जिसको हम कंपनी शैली कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है, कंपनी शैली, जिसका मूल केंद्र क्या था, पटना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पटना शैली भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसे चित्रकार, ऐसे भारतीय चित्रकार जो यूरोपीय तकनीक से चित्रण का कार्य करने लगे, इन चित्रकारों पर अंग्रेज अधिकारियों का क्या था, संरक्षण प्राप्त था। ऐसे चित्रकारों पर क्या था, अंग्रेजों का क्या था भैया, संरक्षण क्या था, प्राप्त था। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, इस विधा में ध्यान दीजिएगा, इस विधा में कार्य करने वाले, इस विधा में कार्य करने वाले या इस विधा में भारत के प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे भैया, राजा रवि वर्मा थे। रवि वर्मा का यह प्रयास चित्रकला में एक नवीन युग की क्या करता है, शुरुआत करता है। यह प्रयास चित्रकला में एक नवीन युग की शुरुआत का सूचक था। यह क्या था, एक नवीन परंपरा का क्या था, सूचक था। अगर ऐसा देखा जाए तो जो भारत की कला में जो रूढ़िवादिता थी, लगभग वह क्या हो गया, इनके कारण कुछ समापन हो गया। अर्थात भारत की चित्रकला में कुछ नवीनता आई, नवीनता तथा स्वतंत्रता का भाव आया। अर्थात हमने यूरोपियों से कुछ ग्रहण किया, उसमें क्या आई, नवीनता आई, जो रूढ़वादिता था वह समाप्त हुआ। दूसरा उसमें क्या हुआ, स्वतंत्रता का भाव आया। अर्थात आधुनिक भारतीय चित्रकला में नवीनता और स्वतंत्रता का जो है समागम हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, आइए। अब देखिए, भारतीय कला के इतिहास में आधुनिक शब्द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कला के इतिहास में आधुनिक शब्द का प्रयोग यह लगभग है। देखिए, कोई भी डेट बिल्कुल एकदम निश्चित नहीं, आप लोग एकदम निश्चित न मान लीजिएगा। 1880 है तो 1-2 साल इधर उधर आप मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कला में देखते हैं कि जो अधिकांशतः डेट है 1-2 साल इधर उधर हो सकता है। ठीक, यहां पर है भारतीय कला के इतिहास में, इसीलिए आपके कला में अधिकांशतः डेट नहीं पूछता है। तो भारतीय कला के इतिहास में आधुनिक शब्द का प्रयोग 1880 की कला, 1880 की कला, 1880 ईस्वी के लगभग देखेंगे, अर्थात 19वीं शताब्दी के लगभग अगर आप देखेंगे, ठीक है, 19वीं शताब्दी के अगर लास्ट चरण में मित्र अगर आप देखेंगे तो क्या था, भारत पर, पूरे भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। पूरे भारत पर किसका अधिकार था भैया, ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। अर्थात उस समय जो है कंपनी शैली का बोलबाला था। ठीक है, यहां पर देखिए, भारतीय कला के इतिहास में आधुनिक शब्द का प्रयोग 1880 की कला अर्थात राजा रवि वर्मा के निजी चित्र शैली के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने लगा। यह चित्रकला की बात करते हैं भारतीय कला के इतिहास में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां कला की बात कर रहा है, भारतीय कला के इतिहास में। भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो बात गलत हो जाएगा। तो भारतीय कला के इतिहास में आधुनिक शब्द का प्रयोग 1880 की कला और राजा रवि वर्मा के निजी चित्र शैली के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने लगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आप देखिएगा, भारत में क्या हुआ भैया, यूरोपियों के प्रभाव से कंपनी शैली आ गई, अनेक नई तकनीकी आ गई। अब इनके आने से जो भारत की परंपरागत कला शैलियां थी, क्या हुआ, उनका विनाश होने लगा। क्योंकि जो उनके चित्र थे वे आकर्षक थे, मौलिकता तो नहीं थी उनमें, लेकिन क्या था, आकर्षक था। इसी आकर्षक को देखकर अनेक भारतीय चित्रकार भी उससे जुड़ गए। कुछ भारत के जनता भी क्या करने लगी, उनसे भी जुड़ने लगी, क्योंकि उनके चित्र क्या थे, आकर्षक थे। लेकिन भारत की जो परंपरागत चित्र शैली थी उसका क्या हो रहा था, विनाश हो रहा था। इसको रोकने के लिए कई लोगों ने काम किया, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए पहले हम इसको देखते हैं कि कंपनी शैली तथा फोटोग्राफी तकनीक से, कंपनी शैली
तथा फोटोग्राफी तकनीक से भारतीय कला के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हुआ। अस्तित्व को खतरा उत्पन्न मतलब जो भारत की परंपरागत कलाएं थी, क्या हुआ, उसको खतरा उत्पन्न हुआ। यद्यपि अब देखिए खतरा उत्पन्न हुआ तो इसके लिए कुछ लोग आगे बढ़कर आए, भारत की परंपरागत कला को, भारत की कला संस्कृति को बचाने का कुछ लोगों ने कार्य किया। उसमें कौन थे? यद्यपि अवनींद्रनाथ टैगोर तथा उनके सहयोगियों ने, यद्यपि अवनींद्रनाथ टैगोर, हम इसमें कह सकते हैं ईवी हैवेल कह सकते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर तथा उनके सहयोगियों ने कंपनी शैली के विरुद्ध तथा परंपरागत भारतीय कला शैली के लिए एक नवीन कला आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बंगाल शैली के नाम से जानते हैं। इसीलिए बंगाल शैली को पुनरुत्थान शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस शैली के माध्यम से जो भारत की कला का विनाश हो रहा था उसको क्या किया गया, पुनर्स्थापित किया गया। ठीक है, जो भारत की कला क्या हो रहा था, कंपनी शैली और फोटोग्राफी तकनीक के कारण क्या हो रहा था, पतन हो रहा था, उसको पुनर्स्थापित करने का कार्य कौन किया, बंगाल शैली के कलाकारों ने किया। इसलिए बंगाल शैली को हम क्या कहते हैं, पुनरुत्थान शैली के नाम से भी जानते हैं। इसको पुनरुत्थान शैली के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है भैया, बंगाल शैली से माना जाता है। ठीक है, भारतीय आधुनिक कला का प्रारंभ कब से माना गया, बंगाल जो है शैली से माना गया। आइए आगे चलते हैं भैया, चलिए देखिए आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं, हमने आपको बताया, चाहे वह आप वर्तमान समय में इस समय जो भी आपका पेपर हो रहा है, चाहे 2016 वाला हो, चाहे 2021 का पेपर हो, आपने देखा होगा आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। लगभग आपने देखा होगा 65 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच में इस समय पूछा जा रहा है। 125 क्वेश्चन में इस पार्ट से कितने लगभग भैया, 65 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच में आपसे पूछा जा रहा है। और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह टॉपिक आपके लिए बहुत, वैसे तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं आपके लिए सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसीलिए जो आपका टॉपिक था उसकी शुरुआत मैंने इसी से किया। अब बात आती है, आप कहते हैं आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों में अंतर क्या है। वैसे तो कहीं कहीं आधुनिक और समकालीन को समानार्थी माना जाता है, लेकिन कला की दृष्टि से देखा जाए उसमें कुछ न कुछ हम अंतर महसूस कर सकते हैं, उसमें कुछ हम अंतर कर सकते हैं। आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो यहां देखिए, आधुनिक कला उस कला को संदर्भित करती है। थोड़ा सा हमने बताया कि सन पर आप ज्यादा न जाइएगा, एक सन पर आप ज्यादा न जाइएगा, लगभग आप उसको समझिएगा। ठीक है, आधुनिक कला उस कला को संदर्भित करती है जो 1880 के दशक से शुरू हुई थी, जो 1880 के दशक से क्या हुआ था, शुरू हुआ था, जिस पर यूरोपीय कला का प्रभाव था, जिस पर क्या था, अर्थात जब यूरोपीय कला का जो है, आधुनिक कला की शुरुआत कब से, जब यूरोपीय कला का प्रभाव दिखाई देता है, जब भारतीय कला पर जो है यूरोपीय कला का प्रभाव दिखाई देने लगता है, तभी से क्या शुरुआत हुआ, जो है आधुनिक कला। यही चीजें यहां लिखी हैं। आधुनिक कला उस कला को संदर्भित करती है जो एक जो है निश्चित, इसको हम डेट तो नहीं मान सकते, लेकिन यहां पर हम सांकेतिक रूप से एक आपको संदेह दिए हैं, 1880 के दशक से शुरू हुई थी, जिस पर यूरोपीय कला शैली का प्रभाव था, जबकि समकालीन कला में अभी भी कलाकारों के काम करने और कलाकृतियों को बनाने का वर्णन है। आधुनिक का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि जब भारतीय कला पर या जब भारतीय चित्रकार यूरोपीय तकनीक से कला का निर्माण कर रहे थे, वहीं से क्या होता है, आपका आधुनिक कला की शुरुआत मानी जाती है। और समकालीन कला का तात्पर्य वर्तमान समय में जो भी कलाकार काम कर रहे हैं, या हमारे समय जब मैं 10 साल का था जो कलाकार कर रहे थे, शायद उसके बाद ये समाप्त हो गए हो, कोई कलाकार किसके अंतर्गत आएंगे, वे कलाकार आपके समकालीन कलाकार के अंतर्गत, अर्थात जो कलाकार मेरे सामने काम कर रहे हैं या किए हैं, वे किसके अंतर्गत आएंगे, वे समकालीन कला या के अंतर्गत आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, समकालीन कला जो है आधुनिक कला का अनुसरण करती है।
जैसे हम हैं, अपने पिताजी दादाजी का कुछ चीजों को अनुसरण करते हैं, अपने पूर्वजों का कुछ चीज अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार आपने देखा समकालीन कला आधुनिक कला का क्या कर रही है, अनुसरण कर रही है। तो अगर हम अपने जो है पूर्वजों का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात अगर हम किसी का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात क्या है, हम बात के हैं, हम नवीन हैं, हमारे अंदर नवीनता का भाव है। तो इसी प्रकार आपका है समकालीन कला आधुनिक कला का अनुसरण करती है। तो एक समय समझ लीजिएगा 1970 के दशक के अब तक चल रही है, अर्थात हम मान सकते हैं 1970 के लगभग का से अब तक के जो कलाकार काम कर रहे हैं उनको हम जो है किसके अंतर्गत दिया, उसको जो है हम समकालीन कला के अंतर्गत रख सकते हैं। यह कोई निश्चित डेट नहीं है जो हम डेट बता रहे हैं, यह एक आपको सांकेतिक का हमने भाव दिया, आप लगभग क्या हो जाए आप समझ सकें। तो समकालीन का मतलब हम यह समझ सकते हैं जो हमारे सामने लोग काम किए हों या जो कर रहे हैं उनको हम समकालीन के अंतर्गत रखेंगे। और आधुनिक का मतलब वे कलाकार जिनके ऊपर क्या था, जिन्होंने यूरोपीय तकनीक से जो है कला का निर्माण किया, वहां से शुरुआत कुछ लोगों ने नहीं किया तो भी आधुनिक के अंतर्गत एक जो है मानक है, वह एक मानक है, वहीं से क्या होता है आधुनिक कला की जो है शुरुआत। ठीक है, हर चीज में क्या है 100% आप नहीं मान सकते हैं, चीज में आप 100% नहीं कर सकते हैं, अर्थात क्या है यह एक प्रकार का मानक है। जब भारतीय चित्रकारों पर यूरोपीय प्रभाव पड़ा वहीं से आपका आधुनिक कला चलो। कई ऐसे कलाकार थे जिन्होंने जो है इस विधा को नहीं अपनाया, क्या वह आधुनिक कला के अंतर्गत नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। चलिए भैया अब देखिए उस समय की हमने बताया कुछ स्थानीय शैलियां थी, उस समय की क्या थी भैया हमने, अब आप ध्यान दीजिएगा स्थानीय शैलियों, अब एक एक टॉपिक करके चलाएंगे। अभी तो हमने बताया कि जो है कि जब भारत पर यूरोपियों का प्रभाव पड़ा, जब भारत पर यूरोपियों का अधिकार हुआ तो उसमें भारतीय चित्रकला पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तीन महत्वपूर्ण प्रभाव हम कह सकते हैं। एक प्रभाव था भैया कि क्या था, जो क्षेत्रीय कलाएं थी, स्थानीय कलाएं थी, लोक कलाएं थी, उससे जो है दरबारी कलाकार। एक तो जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार पड़ा, जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो जो दरबार थे वे क्या हो गए, राज्य खत्म हो गया, राजा खत्म हो गए, तो क्या हुआ दरबारी कलाकार भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। राजा के आश्रम में पलने वाले कलाकार क्या हो गए, चित्रकार समाप्त हो गए, तथा वे क्या हुए भैया बाहर निकले। अब बाहर निकलेंगे तो आजीविका के लिए कहां जुड़े, कुछ तो क्षेत्रीय कलाकारों से जुड़े, क्षेत्रीय जो क्या थी, जो क्षेत्रीय शैलियां थी, लोक कलाएं थी, लोग उससे जुड़े। एक महत्वपूर्ण आपका यह है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ भैया, कुछ चित्रकार क्या हुआ, कुछ चित्रकारों ने जो है यूरोपीय कला का अनुसरण करके चित्रकला का निर्माण किया, उससे एक नई शैली पनपी जिसको हम क्या कहते हैं भैया, जिसको हम कंपनी शैली कहते हैं। अर्थात दो महत्वपूर्ण परिवर्तन। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि जो राज दरबार में जो गुरु शिष्य की एक परंपरा थी वह क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब भारतीय कला प्रेमियों के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कुछ कला केंद्र की स्थापना किया। ठीक है, कला केंद्र की स्थापना, लेकिन भैया उनका जो मूल उद्देश्य था कला केंद्र की स्थापना का, उसमें क्या था कि भारत में पाश्चात्य कला का प्रसार, इसके माध्यम से क्या करते वे भारत में पाश्चात्य कला का प्रसार करते। अर्थात यहां पर आपकी स्थानीय शैलियों को पढ़ना पड़ेगा, कंपनी शैली को पढ़ना पड़ेगा, और इसी के अंतर्गत क्या है आपका कला केंद्र। इन तीनों टॉपिक से जो आपकी यह स्थानीय शैलियां हैं, जो आपका यह कंपनी शैली, जो कला केंद्र है, यहां से मित्र निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ये तीनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसके पहले आपको यहां से टीजीटी में आपको यहां से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा था, कंपनी शैली से आपको क्वेश्चन पूछा था। हमने आपको बताया कुछ समय क्या था, ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अनेक भारतीय चित्रकार यहां पर आए थे, वहां से क्वेश्चन पूछा था। अधिकांश लोगों का जो है क्वेश्चन गलत हुआ टीजीटी में, हमने देखा। लेकिन उसको जो भी मित्र हमसे पढ़े होंगे उसको हमने सीधा लिखवाया था, जो हमसे पढ़ा था वह बच्चे बड़ा अच्छे ढंग से करके आए और बच्चे बड़े खुश थे। तीसरा क्या है भैया,
अनेक कला केंद्रों की स्थापना हुआ। ठीक है, अनेक कला केंद्रों के साथ आप देखे होंगे, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा था आपका, दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा था, कला केंद्र से आपका एक क्वेश्चन पूछा था। निश्चित रूप से हमने बताया कि भैया आपके सिलेबस का अगर कोई भी पार्ट है तो उसको आप अच्छे ढंग से पढ़िए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वह एक क्वेश्चन पूछे चाहे 10 क्वेश्चन, आपके लिए सब बराबर है। चलिए एक एक टॉपिक की हम चर्चा करते हैं मित्र। चलिए अब बात आती है आधुनिक चित्रकला के स्थानीय शैलियां। आधुनिक चित्रकला के स्थानीय शैलियां, लोक कलाओं की चर्चा हम करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत में ब्रिटिश सत्ता, ध्यान दीजिएगा, भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव बढ़ने के कारण, भारत में ब्रिटिश सत्ता का बढ़ने के कारण मतलब जब भारत में जो है इस ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, उस समय की बात कर रहा है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव बढ़ने के कारण भारत की परंपरागत कला शैलियां जैसे मुगल शैली, राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों का क्या हो गया, पतन सा हो गया, जिसके कारण राजाश्रय में पलने वाले अर्थात राजस्थान के राजघराने, पहाड़ी क्षेत्रों के जो राज्य थे, वहां पर जो राज दरबारी थे अर्थात जो राज चित्रकार थे, जो राजाश्रय में पलने वाले जो कलाकार थे, राजाश्रय में पलने वाले चित्रकार जीविका हेतु भारत के अनेक क्षेत्रों में पलायन किए। 19वीं सदी में भारतवर्ष के कई स्थानों पर, अर्थात 19वीं सदी की बात कर रहे हैं भैया, 19वीं सदी में भारतवर्ष के कई स्थानों पर कुछ स्थानीय कला शैलियां प्रचलित थी, जिन्होंने आधुनिक कला को किसी न किसी रूप में क्या किया, प्रभावित किया। वह कौन कौन कलाएं थी, आइए बात करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था, उसमें है आपका बंगाल की पटुआ कला। उसमें महत्वपूर्ण क्या है भैया, बंगाल की पटुआ कला है। आगे की बात करेंगे, काली घाट के पटचित्र हैं, उड़ीसा के पटचित्र हैं, नाथ द्वार के पटचित्र हैं, मैसूर चित्र शैली है, नाथ द्वार के पटचित्र हैं। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वह तंजौर कला से पूछा गया था, तंजौर कला शैली। ठीक है, एक एक की हम चर्चा आपसे करते हैं। आइए बात करते हैं भैया बंगाल की पटुआ कला। बंगाल की पटुआ कला की बात आइए कर लेते हैं, उसके बाद एक बार हम इसको दोहराने का प्रयास करते हैं और आप लोग मेरे साथ याद करते हुए चलिएगा। देखिए बंगाल की पटुआ कला, यहां पर ध्यान दीजिए, बंगाल की पटुआ कला, पटुआ कला मतलब पटचित्र, कपड़े पर बने चित्र। देखिए यहां पर देखिए, यह पटचित्र बंगाल के लोक कला के अंतर्गत आते हैं। यह क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पटचित्र बंगाल की लोक कला के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया, अर्थात बंगाल की पटुआ कला किसके अंतर्गत आते हैं, लोक कला के अंतर्गत आते हैं, आप लोग जानते भी हैं। दूसरा, बंगाल के पटचित्रों का संबंध, अर्थात जो बंगाल के जो पटचित्र बनते थे वह उस चित्रण का विषय का आधार क्या था। हमने आपको बताया जब चित्र आप बनाते हैं तो भैया कोई कोई विषय होता है। जैसे भैया हमने आपको कहा भैया आप चित्र बनाइए, तो आप किसका चित्र, आप पूछेंगे किसका चित्र बनाना है, तो हम कहेंगे भैया ईश्वर का बनाइए, भगवान का बनाइए, तब आप फिर पूछेंगे किस भगवान का बनाना है। तो इस प्रकार जो है चित्रों का विषय होता है। तो यहां पर देखिए बंगाल के पटचित्रों का संबंध या बंगाल के पटचित्रों का विषय क्या था, प्रतिदिन के प्रयोग से रहा है। प्रतिदिन के प्रयोग से अर्थात मानव जीवन के कार्यप्रणाली से संबंधित यहां पर चित्रण किया जाता था। बंगाल के पटचित्रों का संबंध प्रतिदिन के प्रयोग से रहा है, जिसे पटुआ कला के नाम से जाना जाता है। यह विशुद्ध पटुआ कला अत्यंत क्या है, प्राचीन है। आइए देखा जाए। अब देखिए यह जो है बंगाल के अलावा भी इसका प्रसार अनेक केंद्रों पर था। जैसे पटुआ कला के केंद्र में बांकुड़ा हो गया, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर आदि था। अब देखिए पटुआ कलाकार जो इस प्रकार का चित्रण करते थे, वे चित्रकार कहां के से संबंधित थे, तो पटुआ कलाकार मूलतः क्या थे, ग्रामीण कलाकार थे। ग्रामीण कलाकार क्या करेंगे, लोक कला संबंधी चित्र बनाएंगे। जो गांव के चित्रकार हैं वे क्या करेंगे, वे जो अर्ध गिर्द जो आपका है जिसमें उनका जीवन यापन है,
जो अपने चारों तरफ जो कुछ देख रहे हैं उसी से संबंधित चित्रण कार्य करेंगे, यही तो लोक कला है। अब यहां पर पटुआ कलाकार मूलतः ग्रामीण कलाकार थे, जिनके चित्रों का विषय क्या था भैया, दैनिक जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित था। यह क्वेश्चन पूछता है, यह आपको क्वेश्चन पूछता है, बंगाल के पटुआ कला के चित्रों का विषय क्या था, दैनिक जीवन के क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित था। यह क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल के पटुआ कलाकार मूलतः संबंधित थे, तो वह क्या थे भैया, ग्रामीण कलाकार थे। या बंगाल के पटुआ कला के केंद्र कौन कौन से हैं, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर क्या है, इसके प्रमुख केंद्र हैं। आगे आते हैं, बंगाल के पटुआ कलाकार टेम्पेरा माध्यम से, अब देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंगाल के जो पटुआ कलाकार थे वह किस माध्यम से, अभी तो विषय की बात कर रहे हैं, अब तकनीक की बात हो गई। हमने बताया चित्रकला के दो मुख्य जो है आपके हैं, एक क्या है चित्रकला का विषय, दूसरा चित्रकला का माध्यम। अभी आपने विषय देखा दिया, विषय क्या था आपका, दैनिक जीवन के क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित। अब आ गया कि उन्होंने टेम्पेरा माध्यम से चित्र बनाए। टेम्पेरा में पायस के रूप में उन्होंने क्या मिलाया, गो तथा अंडे की जर्दी का क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखते हैं, बंगाल के पटुआ कलाकार गहरे तथा भड़कीले रंगों का प्रयोग करते थे। अब चित्र बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब चित्र बना, चित्र का विषय क्या था, बंगाल के पटुआ चित्रकारों का विषय क्या था भैया, दैनिक जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित चित्रण करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण उनकी तकनीक क्या थी, टेम्पेरा पद्धति से उन्होंने चित्र बनाया। टेम्पेरा में पायस के रूप में उन्होंने गो तथा अंडे की जर्दी का उन्होंने प्रयोग किया। आगे हम बात करते हैं, जो यह कलाकार थे, अब चित्र बन रहा है तो उसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करेंगे, आप जानते हैं, एक समझ की बात करते हैं। जैसे क्या होता है, छोटा बच्चा है या ग्रामीण कलाकार हैं, वो देखिए अधिकांशतः वह गहरे रंगों का प्रयोग करते हैं क्योंकि वह आकर्षण लगते हैं। इसी प्रकार आप देखिएगा कि बंगाल के पटुआ कलाकार गहरे एवं भड़कीले रंगों का क्या करते थे, वे प्रयोग करते थे, वे गहरे तथा भड़कीले रंगों का प्रयोग करते थे। पटुआ कला ने अपने मिथक विश्वासों को सरल रूपों में क्या किया है, उन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, पटुआ कला ने अपने मिथक विश्वासों को सरल रूपों में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, जहां तक हम समझ रहे हैं आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोगों को निश्चित रूप से क्या हुआ, सारी चीजें याद हो गई होंगी। अब इसके बाद जो है एक बार हम आपको जो है दोहराने का प्रयास करते हैं। अब आप लोग निश्चित रूप से जो है याद करते हुए चलिएगा। चलिए, यहां पर है, हमने बताया आधुनिक भारतीय चित्रकला। हमने आपको बताया आधुनिक भारतीय चित्रकला हम कब कहेंगे, जब भारतीय चित्रकला पर यूरोपियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब भारतीय चित्रकला पर यूरोपियों का प्रभाव पड़ता है, वहीं से शुरुआत क्या होती है आपकी, भारतीय चित्रकला की शुरुआत पड़ती है। अब समझिए ऐसा क्या कारण था कि भारतीय चित्रकला पर यूरोपियों का प्रभाव पड़ा। इसका मूल कारण था जब भारत पर कंपनी शैली, ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। जब भारत पर या ब्रिटिश कंपनी शैली और ब्रिटिश सरकार का जब अधिकार होगा तो क्या हुआ, जो भारतीय राज्य थे या भारतीय राजाओं द्वारा जो शासित राज्य थे वे क्या हो गए, सब कुछ खत्म हो गए। उन पर जो है ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। तो अब उन राजाओं के यहां जो दरबारी चित्रकार थे, सबसे समस्या जो हमको आपको जो जानना है, समस्याएं तो कई थी, लेकिन जो समस्याएं हमको जाननी है वह क्या है, आपका दरबारी चित्रकार कहां गए, क्या किए, उस समय जो है चित्रकला में कौन सा प्रभाव पड़ा, इनको हमको विशेष रूप से जानना है। तो अब हमने आपको बताया कि भैया क्या हुआ, अब क्या हुआ, भारतीय राज्यों पर आपने देखा एकाएक उन्होंने भारत थोड़ी जीता कि भैया जीत लेते हैं, धीरे धीरे उन्होंने राज्यों को जीता। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, राज्य कमजोर, जो राज्य पहले कमजोर थे उनको जीता, उसके बाद जो मजबूत थे उनको किसी प्रकार से उन्होंने कमजोर किया, उसको जीता। ठीक, किसी न किसी प्रकार से क्या हुआ, एन के एन प्रकार प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारतीयों के राज्यों को जो है पराजित किया।
अब वे क्या हुए, वे जो दरबारी कलाकार थे वे आजीविका की खोज में क्या हुआ भैया बाहर निकले। अब बाहर निकले तो जाएंगे कहां। अब कुछ चित्रकार क्या हुआ भैया, कुछ चित्रकार आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा, कुछ चित्रकार जो है जो भारत में स्थानीय शैलियां थी, लोक कलाएं थी, जैसे बंगाल की पटुआ कला, काली घाट के पटचित्र, उड़ीसा के पटचित्र, तंजौर चित्र शैली, इन क्षेत्रीय कलाओं से क्या हुआ जुड़ गए। कुछ चित्रकार जो है विदेशों से अर्थात यूरोप से आए हुए चित्रकारों के प्रभाव में आ गए। जैसे जब ब्रिटिश अधिकारी आते थे तो अपने साथ क्या करते थे, चित्रकारों को ले आते थे। कुछ विदेशी चित्रकारों को यह लगा कि भैया भारत क्या है, समृद्ध है, हमारे यहां की कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए गई, आज पूरा का पूरा क्या है उन पर अधिकार ही कर लिया, चलते हैं भैया वहीं कमाते हैं। कुछ चित्रकार इस उद्देश्य से भारत में आए। भारत में आने के पश्चात जो भी आपके छोटे मोटे राज्य बचे थे उनके यहां उन्होंने क्या किया, चित्रकारिता भी किया। भारत के अनेक राजाओं के यहां वे गए, जो भी राज्य बचे हुए थे वहां पर जो उन्होंने चित्रण का कार्य किया और खूब पैसा पाया भी। ठीक है, भारतीय राजाओं जो राजा बचे थे क्या वो उनको संरक्षण भी दिए, उनको खूब पैसा दिए। उनको भी लगता था भैया विदेश से कोई मेरा चित्र बना रहा है, कोई विदेशी चित्रकार मेरा चित्र बना रहा है। अभी आपके पास कोई आए विदेश से आए भैया, 5 मिनट दो है ट्रेन पर आप बैठे हैं, जगह है, तब पर भी आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चौड़े होकर बैठेंगे, नहीं बैठाना है। लेकिन अगर कोई विदेशी आ गया तो आप क्या करेंगे, तुरंत खसक जाएंगे, अपने छोटे स्थान पर जाएंगे, उसको आप बैठने देंगे। इसी प्रकार इसी माना स्थिति से क्या हुआ, जो भारत के जो राज्य भी बचे हुए थे वहां पर क्या हुआ भैया, विदेशी चित्रकार है, वहां पर जो चित्रकार थे उनका क्या हुआ, वो भी क्या हुए बाहर निकल गए। जब विदेशी चित्रकारों का क्या हुआ प्रभाव पड़ा, उसके साथ साथ भारतीय चित्रकार भी क्या हुआ, जब भारतीय चित्रकारों ने देखा विदेशी चित्रकारों का महत्व भारत में बढ़ रहा है, भारतीय जनमानस में बढ़ रहा है, भारत के जो राजा बचे हैं उनके मन में बढ़ रहा है, तो भी क्या हुआ भैया, भी विदेशी चित्रकारों की क्या हुआ तकनीक से चित्रण का कार्य करने लगे, उनसे सीखे। यही विधि आपकी क्या कहलाती है भैया, कंपनी शैली कहलाती है। ठीक, इसका मूल केंद्र क्या कहलाता है आपका पटना, इसका मूल केंद्र क्या था पटना, इसीलिए इसको हम पटना शैली के नाम से जानते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या थी, अब जब दरबार खत्म हो गए, पहले क्या होता था, उसी दरबार में कुछ बड़े चित्रकार रहते थे, कुछ छोटे चित्रकार रहते थे, कुछ जो चित्र प्रेमी थे जिनको चित्र सीखने की लालसा थी वो भी आकर इधर टूटा मोटा भी चित्र देते थे, उनके सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। धीरे धीरे उनसे सीखते सीखते कुछ दिन बाद वो भी बड़े चित्रकार हो जाते थे। अर्थात देखा जाए तो हराग दरबार जो है गुरु शिष्य परंपरा का भी एक क्या था, एक पाठशाला थी। जब ये सब समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया भैया, कहा जाए तो कहते हैं भारत के कला प्रेमियों के लिए उन्होंने कला केंद्र खोला, लेकिन जो उनका मूल उद्देश्य था खोलने का, वह मूल उद्देश्य क्या था मित्र, भारत में जो है पाश्चात्य कला का प्रसार करना। भारत में जो है पाश्चात्य कला का प्रसार करना। अब देखिए इन कंपनी शैली अर्थात इनके आने से क्या हुआ, जो भारत की परंपरागत कला शैलियां थी, भारत की परंपरागत कला शैलियां मतलब वैसे तो औरंगजेब के मृत्यु अर्थात शाहजहां के काल तक जो है भारत जो है मुगल कला का प्रसार होता रहा इनके प्रकार। लेकिन जब औरंगजेब आया तो क्या हुआ भैया, वह इस्लामिक पद्धति के आधार पर कार्य किया, अर्थात वही एक प्रकार से समापन हो गया मुगल काल का। लेकिन जो उसकी तकनीक थी वह बाद तक क्या हुई, किन प्रकार चलती रही। जो उसके बाद शासक आए उनके यहां भी यह कार्य चलता रहा। उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जहां मुगलों के क्या थे भी आपस में संबंध थे, वहां पर भी वे सब कार्यदार चल रहे थे। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भी मुगल शैलियां चल रही थी। उसके साथ साथ मुगल शैलियों के साथ साथ क्या था, राजस्थानी अर्थात राजस्थान में जो राजवंश थे, जो राजपूत थे, उनके दरबार में जो है ये सब शैलियां चल रही थी। उसके बाद जो पहाड़ी राज्य हैं, हिमालय के तलहटी क्षेत्र में जो छोटे छोटे राज्य थे, वहां पर भी जो है यह शैलियां चल रही थी। अब इन क्षेत्रों पर क्या हुआ भैया, अंग्रेजों के प्रभाव के कारण क्या हुआ, ये सब शैलियां समापन की तरफ चली गई। अब भारत की परंपरागत शैलियां नष्ट होने लगी, अब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। इसीलिए क्या हुआ, कुछ भारतीय लोग
या पूर्ण संपूर्ण नहीं कर सकते, कुछ भारतीय कलाकार या जो भारत के कला प्रेमी जो लोग थे, जैसे इसमें आपके ईवी हैविल साहब हो गए, अवनींद्रनाथ टैगोर, तथा इनके शिष्यों के प्रयासों से क्या हुआ, भारत में पुनः क्या हुआ, उन शैलियों को स्थापित किया गया। लेकिन जो यह शैली हुई भैया, उसमें आपका नवीनता और स्वतंत्रता था। लेकिन हम कह सकते हैं भारत की परंपरागत शैलियों को इन्होंने स्थापित करने का, पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसीलिए जो है बंगाल शैली को हम पुनरुत्थान शैली के नाम से जानते हैं, जिसके प्रेरणा स्रोत ईवी हैविल तथा बंगाल शैली के जनक कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद हमने आपको जो है क्या बताया भैया, उसके बाद हमने आपको जो है कुछ क्षेत्रीय शैलियों के बारे में बताया, जिसमें आपका बंगाल की पटुआ कला था और कालीघाट के पटचित्र। ठीक है मित्र, आज की क्लास यही तक। ठीक, हम जानते हैं आप लोगों को निश्चित समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए जो आपके मूल डेट हैं, एक प्रकार के आप सांकेतिक रूप से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको कहे, कोई कहे भैया शाम को मिलना है, तो आप क्या करेंगे, शाम को मतलब आप समझेंगे भैया 5:30 6 के बीच मिलना है। तो अर्थात एक सांकेतिक रूप है भैया, उसलिए जो डेट बताया जाता है कला में, वो हम सांकेतिक रूप से बताते हैं, जिससे आपको कोई भी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है मित्र, आज की क्लास यहीं तक। कल हम फिर इसी समय इसी के आगे स्थानीय कला के साथ पुनः हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मित्र धन्यवाद।